Hey everyone, welcome to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is तनु राय और आज हम चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय का पार्ट 2 हिटलर का उदय पढ़ेंगे। मैं चैप्टर 1 में आपको हिटलर से पहले जर्मनी की क्या स्थिति थी, उसका शासन व्यवस्था, उसकी राज व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था कैसी रही, और हम उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की क्या हालत हुई और उसमें कैसे बदलाव आए और किस तरीके से हिटलर अपने आप को अब वहाँ का जर्मनी का एक लीडर बना पाया। वो सारी परिस्थितियाँ कैसी थी हम ये फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप उसे पहले ज़रूर देखिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए जल्दी से और वीडियोस बनाऊँ और आपका चैप्टर बहुत जल्दी से फिनिश हो जाए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो तो आप कमेंट में या टेलीग्राम पर बता सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत एक लाइन है, मैं उससे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के लिए सत्ता के रास्ते खोल दिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कैसे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी शुरुआत में ही, तो जर्मनी ने उस वॉर में जब जर्मनी आया तो उस समय भी वहाँ की स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत अच्छी नहीं थी। वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी। उसने भी कई देशों से कर्ज लेकर युद्ध लड़ा। उसको उम्मीद थी कि युद्ध के बाद वो जीत जाएगा तो जो भी दूसरे देशों से वो उसे मिलेगा वो अपना कर्ज चुका देगा और जर्मनी की हालत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और जर्मनी हार गया। उस हार का रिजल्ट ये निकला कि जितना भी नुकसान हुआ जर्मनी के टाइम पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी ने दूसरे देशों के साथ किया या खुद हुआ, तो उसके जो जुर्माना आया, जैसे उसकी भरपाई थी, वो जर्मनी को अपने सोने गोल्ड के रूप में पे करना पड़ा। प्लस जर्मनी के हाथ से कोल के जितने भी भंडार थे, यानी कोयला या लोह यानी आयरन के जो भंडार थे और बहुत सारी चीज़ें, राइनलैंड जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ खनिज तत्वों के लिए बहुत अच्छी ज़मीन थी, जो वो सब उसके हाथ से चला गया। तो इसने जर्मनी को आर्थिक रूप से पूरा कंगाल बना दिया। तो उसके बाद अमेरिका द्वारा जर्मनी की जब मदद की गई, उस मदद के बाद जर्मनी की इकोनॉमी कुछ टाइम के लिए तो स्टेबल रही, लेकिन वो इतनी कुछ खास स्टेबल रह नहीं पाई और ग्रेट डिप्रेशन, जैसे मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई। इसके कारण जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन और ख़राब हो गई। उसका इंटरनेशनल लेवल पर उसकी जो इमेज बनी हुई थी वो और ज़्यादा बिगड़ गई। और इसी के कारण ये, और जब आपको पता है कि आर्थिक बदलाव जब समाज में आए, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, आर्थिक बदलाव, तो समाज को वो एक तरीके का शेप देते हैं। वहाँ की राजनीति में वो बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। तो यही हुआ जर्मनी के साथ भी। जर्मनी में भी जैसे ही आर्थिक संकट आया, अब क्योंकि सभी लोग रोड पर आ गए तो कोई तो लीडर चाहिए ना उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए। तो हिटलर को वहाँ पे एक मौका मिलता है कि वह अब लोगों को कंट्रोल कर सकता है, वहाँ पे अपने आप को दिखा सकता है कि वो जर्मनी को बहुत अच्छे से ग्रो करवा सकता है। तो यही मतलब कारण थे जिसके कारण हिटलर के लिए सत्ता के रास्ते खुल गए। अब आपको शायद इस लाइन का मीनिंग समझ में आएगा और अब आपको चैप्टर समझने में ईजी हो जाएगा। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आपको अब चैप्टर शायद समझ में आने लगेगा कि कैसे और भी चीज़ें हुई, क्योंकि किसी भी समाज के हम 3 पहलू में आपको फ्रांसीसी क्रांति से ही बताती आ रही हूँ कि किसी भी समाज के आप 3 पहलू को पकड़िए और उनको समझने का आपस में, मतलब उनको समझिए की कोशिश करो, उन्हें आपस में मिलाने की कोशिश करो। आपको कुछ भी, कोई सा भी समाज हो, कोई सा भी चैप्टर हो, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। चाहे वो आप इंडियन रिवॉल्यूशन जब पढ़ेंगे तब की बात होगी, या आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा या रशियन रिवॉल्यूशन, अब हम जर्मनी पढ़ेंगे, उसके आगे और भी चैप्टर्स हैं। सब में बस इन 3 पिलर्स को पकड़ेंगे और आपको चीज़ें बहुत ईजीली समझ में आने लगेंगी। ये एक बहुत, एक हम बोल सकते हैं साइंटिफिक तरीका है किसी भी सोशल स्टडीज़ की पढ़ाई करने के लिए, जैसे है अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज। हम इन तीनों को पढ़ेंगे, या समाज यानी सामाजिक व्यवस्था, तो हम तीनों को पढ़ेंगे और चीज़ें समझेंगे कैसा हुआ बदलाव, क्या क्या चीज़ें हुई। तो हम इसमें अब देखेंगे कि हिटलर ने क्या क्या किया। पर हम हिटलर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वो कैसा रहा, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसने क्या काम किया कि वो इतना बड़ा लीडर बना, उसकी पर्सनैलिटी कैसी रही। चलिए हम शुरू करते हैं इसकी शुरुआत की। एक बात अब याद रखना कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया जर्मनी के बिल्कुल पास में ही है।
उसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ हालांकि, लेकिन वह जर्मनी का लीडर बना है वहाँ, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे कोई नेशन स्टेट जैसी थ्योरीज होती नहीं थी। तो जिसने राजा ने जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया वो उस क्षेत्र का ही हिस्सा बन जाएगा, उस राजा के देश का हिस्सा बन जाएगा। तो ये हमने जान लिया। अब है उसका काम। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो संदेश वाहक का कार्य उसको मिला था सेना में, क्योंकि वो एक बहुत गरीब घर से आता था, बचपन में उसने बहुत गरीबी देखी, तो नौकरी कौन सी करे, वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। तो उसको जब पता लगा सेना में भर्ती हो रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, तो उसने वहाँ पे संदेश वाहक का काम किया और उसने कारपोल का काम किया, जिसके लिए उन 2 कामों के लिए उसे बहादुरी पदक मिला। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति को ऐसा पदक मिलता है, वो उससे उस आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती। यही उसके साथ भी हुआ। इससे उसका पर्सनैलिटी डेवलप हुआ। तो उसमें बहुत चीज़, देखो जैसे बचपन से वो गरीब था, ये हम नेगेटिव पॉइंट नहीं, यहाँ पर हिटलर ने अपने आप को पॉजिटिवली इस चीज़ में प्रेजेंट किया है। तो इसने जर्मनी जनता के मन में एक इमोशंस को बनाया कि हम भी गरीब, मैं भी गरीब था, उसके बाद मैंने इतना डेवलपमेंट किया है, अपना आप भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को इमोशनली अपनी तरफ करना एक पॉइंट होता है। ये उसने इस बहुत अच्छे से उस चीज़ को यूज़ किया। दूसरा कि वो बहुत अच्छा वक्ता है, यानी स्पीकर था। आपको पेपर में वक्ता शब्द लिखा आ सकता है या फिर स्पीकर, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होगा तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। आप भी किसी को आपको भी कोई पसंद होगा जो बहुत अच्छी बातें करता होगा, आपको अच्छा लगता होगा। यही एक क्वालिटी थी हिटलर में भी। और उसका जो बिहेवियर था, उसकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत अट्रैक्टिव थी। उसने बहुत जल्दी जनता के ऊपर अपना एक अच्छी सी छाप बना ली थी। लोग उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे थे। इसी का एक फ़ायदा ये हुआ उसको कि जब उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की शुरू में, तो वो बहुत नीचे एक सदस्य के रूप में ही उसने ज्वाइन करी, लेकिन धीरे धीरे वो उस पार्टी का लीडर बन गया। आप देख रहे हो उसकी पर्सनैलिटी कैसे बूस्ट हुई है, उसका पोस्ट कैसे बूस्ट हुआ है। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है किसी भी राजनीति के लिए। उसने लीडर बनते के साथ ही उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया, और कुछ समय बाद यही पार्टी नाजी पार्टी के रूप में जानी जाती है। अगर आपको पेपर में सवाल आए कि क्या जर्मन वर्कर्स पार्टी ही नाजी पार्टी है या जर्मन वर्कर्स पार्टी ने नाजी पार्टी के लिए रास्ता तैयार किया, तो आपको आंसर लिखना है हाँ, उसने रास्ता तैयार किया। कैसे, मैं आपको इसमें बताऊंगी और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको तीनों, आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि इन तीनों नामों में कोई भी नाम आए, आपको जो रिजल्ट में लिखना है वो ये है कि इसका और इसका दोनों, फर्स्ट पहले ये जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, सेकंड ये नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनी, फिर फाइनली ये नाजी पार्टी के रूप में जानी जाती है, और वर्ल्ड में अब ये उसी के रूप में जानी जाती है। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपको चीज़ें क्लियर करूँगी, और आपको एग्ज़ाम्स के टाइम अभी भी कोई भी डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ऐसी कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ये मैं अवेलेबल हूँ आपको रिप्लाई देने के लिए। 1924, यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे चीज़ें बदली, क्योंकि आपको याद होगा 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है। उसके बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था एकदम से बिगड़ गई। तो उस अर्थव्यवस्था के बिगड़ने और उसका राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि इनका आपस में संबंध है। तो हम वही देखेंगे कि 1924 में जब हिटलर फाइनली नाजी पार्टी का भी लीडर बन चुका है, वो क्योंकि वो बहुत अच्छी पोस्ट पर था, तो उसने बेबोरिया पर, जर्मनी का ही एक क्षेत्र है बेबोरिया, उस पर कब्जा करना चाहा। मतलब जो जर्मनी का क्षेत्र है लेकिन किसी और देश के अंदर भी आता है। और उसने बर्लिन पर भी चढ़ाई का भी मतलब ही कब्जा होता है। अलग अलग शब्द यूज़ हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उस समय जब हिटलर एक नेता के रूप में आया, तो उस समय वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति का शासन बहुत मुश्किल होता है इस्टेब्लिश करना। तो इसके कारण उसे स्वयं पहले जर्मनी की राज व्यवस्था से ही लड़ना पड़ा। तो यही कारण है कि उसने बेबोरिया पे कब्जा किया, बर्लिन पर उसने कब्जा करना चाहा, मतलब कि अपनी पार्टी के द्वारा। फिर उसने सत्ता छीननी चाहिए या उसने सत्ता पर अपना बनाना चाहा प्रभुत्व, लेकिन वो प्रयास उसका असफल रहा। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें तो टाइम टू टाइम चलती रही, लेकिन 1929 में
क्योंकि आपको पता है कि ये ग्रेट डिप्रेशन का वॉर था, पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से निकल रहा था, मतलब झेल रहा था इन चीज़ों को, वो कैसे निकले सब सोच रहे थे। तो जर्मनी पर भी इसका फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही उसकी अर्थव्यवस्था डाउन थी, तो महामंदी जर्मनी में भी आई। जो जर्मनी के बैंक हैं उन सब का दिवालिया हो गया, यानी कि बैंक करप्ट हो गए। अब उनके पास पैसा नहीं था, ना लोगों को लोन देने के लिए, ना ही जिन लोगों ने पैसा जमा किया था उनका पैसा वापस करने के लिए भी। व्यवसाय जितने थे वो बंद हो गए, क्योंकि अगर बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो फिर व्यवसाय अपने काम कैसे आगे बढ़ाएंगे, बैंकों से ही तो लोन लेते हैं। बेरोजगारी बढ़ने लगी। अब अगर काम नहीं होगा समाज में, या फैक्ट्रीज़ नहीं होंगी, जॉब्स नहीं होंगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही। तो इन चीज़ों ने लोगों को बहुत ज़्यादा भड़का दिया सरकार के खिलाफ। लोकतांत्रिक सरकार थी जो वहाँ पर वाइमर गणराज्य के नाम से, उसको बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ लोगों को भड़का दिया कि हमें ये सरकार अब चाहिए ही नहीं। इसका जो रिज़ल्ट हुआ कि जो नाजी पार्टी है उसने, मतलब उन्हें नाजी प्रोपेगेंडा के नाम से भी लोग समझते हैं या जानते हैं, इसने लोगों को एक उम्मीद दिखाई। क्योंकि इसका लीडर कौन था? हिटलर। आपको पता है हिटलर की एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी, एक मतलब लोगों को बहुत आकर्षित करने वाली। तो उसका ये हुआ कि 1929 में जब उसने इलेक्शन लड़े तो उसको 2.6% का वोट मिला। आप देख रहे हैं ये, क्योंकि उस समय जो वहाँ की राजनीति शासन व्यवस्था थी, वहाँ पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, वो हमेशा गठबंधन की ही सरकार बनाते थे। लेकिन ये बदलाव आने लगे। 1932 में 37% लोगों को उस पार्टी को वोट मिला और वह जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी गई। अब आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर देखिए कि 1923 में उसने कोशिश की सत्ता पाने की, वो असफल रहा। फिर 29 में उसने इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे वो ज़्यादा उसको वोट नहीं मिले। लेकिन फाइनली 1932 में वह इलेक्शन भी जीता और जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी सामने आया। उसने इलेक्शन जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद क्या किया? क्योंकि जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने, राष्ट्रपति नहीं लेकिन वहाँ के जो बहुत ऊंची पोस्ट पे बोल सकते जो भी नेता थे, उन्होंने हिटलर को एक अच्छी पोस्ट दी और पार्टी का कंट्रोल उसके हाथ में दिया, जिसके कारण अब वह सत्ता पर डायरेक्ट, यानी जो वहाँ की राज व्यवस्था है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, उसको डायरेक्ट प्रभावित कर सकता है, उसमें कोई भी बदलाव अब कर सकता है। यही हुआ कि लोकतंत्र का विनाश या अंत शुरू हो गया था अब, कि अब क्योंकि वहाँ की जनता खुद लोकतंत्र जैसी व्यवस्था को नहीं चाहती थी, तो हिटलर को उसे हटाने में या ख़त्म करने में कोई ज़्यादा मुसीबतें देखनी नहीं पड़ी। तो इसकी शुरुआत होती है 30 जनवरी 1933 से। हिटलर को संसद में सर्वोच्च स्थान मिला, क्योंकि सर्वोच्च स्थान का मतलब अब वो वहाँ का देश का लीडर बन चुका है, पूरे देश का, और उसने लोकतंत्र ख़त्म करने की घोषणा कर दी और लोगों को उसका समर्थन भी मिला। और इसके साथ ही उसकी पार्टी और उसके स्वागत में, और हम बोल सकते हैं कि पूरे जर्मनी में अपना आपको अलग दिखाने के लिए बाकी पार्टियों से, तो उसने स्वास्तिक छपे झंडे और नाज़ी सैल्यूट, भाषण के बाद कुछ खास तरह की तालियां, इन सब चीज़ों का उसने प्रचलन शुरू कर दिया। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने जो पिछली 2 क्रांतियां पढ़ी, फ्रांसीसी और रूसी, इनमें भी उन्होंने अपने आप को सभी से अलग दिखाने के लिए अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने बिहेवियर में चेंज लाया। यही चीज़ हम जर्मनी में भी देख रहे हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर आपको कोई बदलाव लाना है तो आपको फिर वो बदलाव अपने बिहेवियर में भी दिखाना होगा, ताकि लोगों को चीज़ें देखकर ही समझ में आए। यही जर्मनी में भी हुआ। अब आता है नेक्स्ट कि हमने जनवरी में तो देख लिया कि जनवरी में वहाँ पर लोकतंत्र को ख़त्म करने की घोषणा कर दी गई। फरवरी में 28 फरवरी में उन्होंने फायर डिक्री नाम से एक अध्यादेश निकाला। ठीक है, अध्यादेश मैं आपको बता चुकी हूँ, राष्ट्रपति द्वारा एक जब आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी जाती है तो वह अपने संसद द्वारा नहीं कोई भी कानून बनाए जाते हैं, वो सभी कानून अब राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उन्हीं को अध्यादेश कहा जाता है। भारत में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है कि अगर किसी स्थान पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया तो हर कानून, हर काम राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती थी कि अध्यादेश जो है उसको फायर डिक्री के नाम से वहाँ जाना गया, जो बहुत फेमस था वहाँ का, मतलब बहुत फेमस एक अध्यादेश या डिक्री के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस था ये। उसमें उसने जो बदलाव किए इसके लिए वो फेमस हुआ। जैसे उसने भाषण, प्रेस, विधानसभा की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, इन सब चीज़ों को पर बैन लगा दिया। और ये बैन है अनिश्चित काल, मतलब जब तक
स्वयं हिटलर उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है या वो पार्टी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि ये बैन हटा दिया गया है, तब तक ये बैन लगा ही रहेगा। ये कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है कि 1 साल 2 साल 5 साल 50 साल कितने टाइम के लिए नहीं, जब तक वो पार्टी है, चाहे वो हिटलर हो या ना हो, तब तक वो बैन रहेगा। ये इस तरह का एक अनिश्चित काल के लिए बैन लगाया गया इन चीज़ों के ऊपर। आपको पता होगा लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का जो बेसिक मंत्र है वो ये है कि लोगों को बोलने की आज़ादी देनी है, प्रेस यानी प्रेस मतलब मीडिया को आज़ादी देनी है, नागरिकों को अधिकार देने हैं, ये सब चीज़ें देनी है। लेकिन उसने इन चीज़ों पर बैन लगाकर ये दिखाया कि अब जर्मनी में लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, अब नाजी पार्टी का शासन ही चलेगा। उसने और एक काम किया कि जितने भी राजनीतिक दल थे वाइमर गणराज्य के या अन्य राजनीतिक दल, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल बनाने का आपको पूर्ण अधिकार होता है, तो वहाँ पे भी बने, तो उन दलों को उसने बैन कर दिया। उसने बोल दिया कि ये दल अब से कोई पार्टी वगैरह के लिए नहीं आएंगे, कोई इलेक्शन के लिए नहीं आएंगे, और उसने सिर्फ नाजी पार्टी और उसके समर्थक के जितने संगठन थे सिर्फ उनको ही परमिट दिया कि इनके अलावा कोई भी दल, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो या किसी भी तरह के, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि सोवियतें बनने लगी थी, कई सारे ग्रुप्स बनने लगे थे जो कि सोवियत संघ जैसा शासन चाहते थे, तो उनको भी उसने बैन कर दिया। लोग उसे मसीहा व अवतार मानने लगे थे। लोगों को लगने लगा था कि जो इसने बदलाव किए बहुत अच्छे हैं, ये हमें इस संकट से, इस परेशानियों से निकालने के लिए एक अवतार के रूप में लोग उसे मानने लगे कि इसने अवतार लिया है। उसे भगवान जैसे ही ट्रीट करने लगे लोग उसे। इसके बाद उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि अब लोग उसके तरफ हैं, तो उसने कम्युनिस्ट जितने भी कम्युनिस्ट लोग थे या ग्रुप था, उन सबको कंस्ट्रक्शन कैंप में कैद कर दिया। ये लोग करीब 1500 से करीब 1.5 लाख के आसपास थे। उन सबको इन्होंने कैंप में कैद कर दिया। और ये जो कंस्ट्रक्शन कैंप होते हैं ना, इनकी जो दीवारें होती है, ये इन दीवारों पर ना बिजली के तार होते हैं, उनमें करंट चल रहा होता है, ये तार कवर नहीं होते हैं। तो अगर आप अगर लोग उन कंस्ट्रक्शन कैंप्स की दीवारों से अगर भागना भी चाहें तो वो भाग नहीं पाएंगे। वो इस तरीके का एक कैंप बनाया गया, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए ही बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें हुई, तो लोगों को थोड़ा सा मन में अलग तरह का विश्वास आया। लेकिन जो लोग नाजी पार्टी या हिटलर के समर्थक थे वो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, वो था कि 52 किस्म की जो नस्लें यानी रेसेस थी, क्योंकि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हिटलर का मानना था आर्यन रेस इज़ बेस्ट रेस, यानी आर्यन नस्ल ही सबसे अच्छी नस्ल है पूरी दुनिया में, और स्वयं वो अपने आप को आर्यन रेस यानी आर्यन नस्ल का मानता था। तो वह उसने जो भी अन्य जर्मनी में रेसेस थी या नस्लें थी, उनका उसने दमन शुरू कर दिया, उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने लोगों के लिए जहरीली गैस के बड़े बड़े से हम बोल सकते हैं कि टैंक जैसे बनवाया, उसमें लोगों को भेज दिया जाता था, उन्हें आग में जलाया जाता था। ऐसी चीज़ें उसने करी, जिसके कारण उसका इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा उसकी बोल सकते हैं आलोचना शुरू हो गई, यानी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया जर्मनी का। लेकिन हिटलर को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने, मैंने आपको बताया था, यहूदियों, जिप्सी, पोलैंड के बहुत सारे नागरिक हो गए या स्वयं जर्मन नागरिक जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, उन सबको भी उसने मार डाला। तो उसने करीब टोटल अगर मैं बताऊँ आपको तो उसने करीब 50 लाख या 60 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु की। इसके अलावा 3 मार्च को, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें देख ली कि कैसे कैसे हिस्ट्री को पढ़ने में सबसे इंटरेस्टिंग होता है वो होता है उसकी क्रोनोलॉजी को देखना। हम इतनी क्रोनोलॉजी देख के चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। आपको डेट देख के ये नहीं टेंशन में लेना है कि हमें याद करनी है। सभी डेट्स याद नहीं करनी होती है हिस्ट्री में, डेट्स नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बच्चे डेट्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो देखिए 3 मार्च 1933 को उसने एक और चीज़ की, वो थी विशेष अधिकार अधिनियम पारित। इसको हम इनेबलिंग एक्ट के नाम से भी जान सकते हैं, इंग्लिश में इनेबलिंग एक्ट लिखा सकता है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। उसका जो काम था ये था कि जो संसद है, अब वो हाशिए, यानी बहुत हाशिए का मतलब होता है किनारा, जैसे आप देख रहे हैं कि किनारा, ये इस पर वो चली गई। अब संसद के पास कोई शक्तियाँ नहीं बची है, ना उसकी कोई वैल्यू बची है। अब ना जनता चाहती है स्वयं, ना ही वहाँ की सत्ताधारी पार्टी चाहती है।
उसका वो जो काम था, जो भी वहाँ का लीडर होगा, जो अध्यादेश निकालने बोलेगा वो सिर्फ अध्यादेश निकाल के ही शासन करेगा। तो बस वहाँ की संसद का यही काम रह गया था। इसके अलावा क्योंकि आपको पता होगा कि जब वो थोड़े से अमानवीय काम कर रहा था तो इसके अलावा फिर उसने और भी चीज़ें की, क्योंकि लोग अगर उसके विरोध में आएंगे तो उसको कैसे रोका जाए। तो उसने वही समाज को नियंत्रण यानी कंट्रोल करने के लिए कुछ हम बोल सकते हैं पुलिसों का गठन किया, जैसे कि पहले से ही हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूप्स पहले से ही मौजूद थे। उसके अलावा भी उसने गेस्टापो यानी बहुत गुप्त रूप से एक पुलिस बल था ये, और अपराध नियंत्रण पुलिस SS, सुरक्षा सेवा SD, ये सब चीज़ें उसने ऐसे गठन बनाए उसने ताकि लोगों को इस तरह का कंट्रोल लोगों को पता लगे कि हम अब उन पर कंट्रोल किया जा रहा है। अब वो है जर्मनी में उस नेता या हिटलर के खिलाफ अब वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। हालांकि हिटलर समर्थकों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। इन सब का रिजल्ट क्या हुआ हम यहाँ पे देखते हैं कि अब जो अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी थी वो अर्थशास्त्री हॉलमार शाखत के हाथ में पहुँच गई। हिटलर ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि आप अर्थव्यवस्था को ठीक कीजिए। तो उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी पैसों से जितने भी रोजगार चलाए जा रहे हैं तो उनका आपको 100% उत्पादन और 100% रोजगार की गारंटी देनी होगी ताकि लोगों का विश्वास बने और अर्थव्यवस्था ठीक से चल पाए। ऐसा हुआ, ऐसा मतलब उसने किया। उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बूस्ट की, ट्रैक पर आना शुरू हुई। तो उसने क्या किया, 1933 में ही लीग ऑफ नेशन से वो बाहर हो गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो एक ग्रुप बनाया, इंटरनेशनल ग्रुप, हारे हुए देश और जीते हुए देश और अन्य देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। हालांकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ अपने एजेंडा में, तो वो इतना पावरफुल भी नहीं था, इसीलिए तो उसने 33 में अपने आप को इससे बाहर कर लिया। ये डिसीजन हिटलर ने लिया। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया। उसने ऑस्ट्रिया को बोला एक साम्राज्य एक नेता जैसी उसने अवधारणाएं बताई और उसको अपने में मिला लिया। उसने चेकोस्लोवाकिया के जो जर्मन भाषी क्षेत्र थे, स्टूडेंट लैंड पर उसने कब्जा कर लिया। उसने पोलैंड पर हमला करना शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों के लिए उसे इंग्लैंड का समर्थन गुप्त रूप से मिल रहा था। गुप्त रूप से मतलब कि इंग्लैंड को ऐसा लगता था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संधि हुई, वर्साई की संधि, उसमें जर्मनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, इसलिए वह इंग्लैंड उसे गुप्त रूप से समर्थक दे रहा था। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे लोग उसे मतलब किसी को पता न लगे, वह इसे बढ़ाना नहीं चाहता था। इसके बाद जब जर्मनी के ऐसे काम हुए जिसमें उसने कब्जा करना शुरू किया, दूसरे देशों की क्षेत्र सीमाओं को अपने में मिलाना शुरू कर दिया, तो वहाँ का जो अर्थशास्त्री हॉलमार शाखत था उसने हिटलर को यह सुझाव दिया कि आप सेना और युद्ध पर पैसा मत खर्च कीजिए ज़्यादा, सरकारी कोष अभी भी घाटे में है। लेकिन उसको हटा दिया गया। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि कैसे वहाँ पर जो व्यक्ति हिटलर के खिलाफ अब आवाज़ उठाएगा या तो उसको मार दिया जाएगा या फिर उसको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। ऐसा ही शाखत के साथ हुआ, जिन्होंने पहले इकोनॉमी बूस्ट करने में हेल्प की। अब फाइनली 39, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक चला था, तो आप 1939 का यहाँ पे टाइम देख रहे होंगे कि ये कि यहाँ पे अब फर्स्ट वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी है। उसने जब पोलैंड पर हमला किया तो इंग्लैंड और फ्रांस को थ्रेटन फील हुआ। थ्रेटन मतलब उनको थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि अब ये हमारी तरफ भी बढ़ सकता है, इसलिए उनके साथ उसका युद्ध शुरू हो गया और फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और इसी बीच उसने जर्मनी, इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय समझौता कर लिया। आपको त्रिपक्षीय समझौता याद रखना है ताकि आपको एग्जाम्स में बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो कि त्रिपक्षीय समझौता किन के बीच में हुआ था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। और उसने यूरोप के कई देशों में ना नाजी समर्थक कठपुतली सरकारें बिठानी शुरू कर दी। इसका मतलब कि बहुत सारे देश अब उन जर्मनी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नाजी सरकार के ही तो नेता लोग थे वहाँ की सत्ता में, तो वह जर्मनी को या हिटलर को सपोर्ट करेंगे। इसके कारण वह इंटरनेशनल लेवल पर बहुत फेमस और बहुत स्ट्रॉन्ग नेता के रूप में सामने आया। फाइनली उसने सोचा कि अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये USSR पर हमला क्यों ना कर दे, क्योंकि USSR पर उसने हमला करने का कारण रहा है रोजगार और वहाँ पे जर्मनी लोगों को रहने के लिए एक क्षेत्र मिल जाए, अच्छा खासा क्षेत्र मिल जाए, क्योंकि USSR बहुत बड़ा, रूस ही खुद स्वयं में बड़ा है और उसके साथ कई सारे देश मिले हुए हैं, तो वो चाहता था ऐसे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ कि USSR
की जो सेना है उसने जर्मनी की सेना को हरा दिया और उन्हें पीछे पहुंचाते पहुंचाते उसने बर्लिन तक, यूएसएसआर ने बर्लिन तक कब्जा कर लिया। और 1944 के वॉर में और भी चीज़ें हुई। हालांकि जो जर्मनी ने डिसीजन लिया वो बहुत गलत निकला, उसमें हार गया, लेकिन जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ उसके कारण जापान ने अमेरिका के पर्ल हावर में, जगह का नाम है, वहाँ की जो नौसेना थी या नाविक सेना थी उसके ऊपर परमाणु बम से हमलाबाजी या बमबारी शुरू कर दी। इसका रिजल्ट अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु हमला कर दिया। और जो 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 बम थे, जिनका नाम पेपर में तो नहीं लेकिन आपको वैसे मैं बता देती हूँ कि लिटिल बॉय और फैट मैन है इनके नाम। इन परमाणु बम का उन्होंने प्रयोग किया था। इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, यानी कि 1944 में हिटलर या जर्मनी की हार के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। और आपको अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे और भी चीज़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या जर्मनी में बदलाव आए हैं। आपको मैं एक पॉइंट और बता दूं कि जब वहाँ की सरकार ने अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना नियंत्रण बनाया तो वहाँ पर आप आज फैक्सवैगन जैसी कार का नाम सुनते होंगे। ये वहाँ की सरकार द्वारा निर्मित ही कार थी जो आज इतनी फेमस है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था बूस्ट कर सकती है। तो अब आपको चीज़ें समझने में इजी हो जाएगा। और हिटलर की जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी मंशाएं थी और उसका जो भी स्ट्रेटजी था अपनी सत्ता में आने के लिए, और उसके बाद जर्मनी को पूरी दुनिया का राजा बनाने जैसी उसके जो उद्देश्य थे वो सब किस प्रकार फेल होते गए और उसने क्या एक्शंस लिए, आपको चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में इसके बाद का टाइम पढ़ना है। तो आप इससे पहले जो भी दोनों चैप्टर्स में से, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो वीडियोस हैं, जो भी इशू हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।